नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। माता पिता के अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी एक ज्वलंत मुद्दा है। अक्सर फिल्मों और किताबों के जरिए ये दर्शाया जाता है कि माता पिता के अलग होने वाली कड़वी प्रक्रिया के कारण एक बच्चे के जीवन पर कितना आघात पहुंचता है। एक बच्चे की कस्टडी का मुद्दा तलाक या न्यायिक अलगाव के दौरान शुरू होता है और इस महत्वपूर्ण विषय का फैसला कोर्ट करता है। कस्टडी का मतलब माता पिता को अदालत द्वारा बच्चे की देखभाल करने के अधिकार से है। यदि वो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, माता या पिता जिसके पास हिरासत के अधिकार निहित है, वो उसकी वित्तीय सुरक्षा, उचित जीवन शैली, स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक और भावनात्मक चिकित्सा विकास के संबंध में देखभाल के लिए माना जाता है और दूसरे माता या पिता को बच्चों के पास पहुंचने या उनसे मिलने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं तलाक या न्यायिक अलगाव के दौरान मिलने वाली बच्चों की कस्टडी के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अंकित गोयल जी। अंकित गोयल जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार निशा जी। अंकित जी, जहां हम बात करते हैं डाइवोर्स की और कस्टडी की, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कस्टडी का असली हकदार कौन? देखिए, कानूनी तौर पर हर कानून में इस देश में कस्टडी का नेचुरल गार्डियन जिसे कहते हैं बच्चे का जी, वो उसका पिता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट है कि जिस माता पिता में से जिसके पास बच्चे का भविष्य, उसका कल्याण होगा कोर्ट के ओपिनियन में, उसी को कस्टडी या गार्डियनशिप दी जाएगी। ये स्पष्ट है। तो इसलिए ये कहना कि कानून जो है वो पिता के पक्ष में ज़्यादा है या माता के पक्ष में ज़्यादा है, ये सही नहीं होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि नेचुरल गार्डियंस आखिर में होता क्या है? नेचुरल गार्डियन माता पिता होते हैं किसी भी बच्चे के जी। यदि उनमें से कोई नहीं है, किसी की मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई है तो उसके अभाव में माता, या यदि वो अवेलेबल नहीं है, बच्चे को नहीं पालन पोषण करना चाहते तो दूसरा, उन दोनों में से ही एक नेचुरल गार्डियन कहलाया जाएगा। नेचुरल गार्डियन होता है। अंकित जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं, जो पिता की तरफ से होते हैं या माता के रिश्तेदार होते हैं, वो नेचुरल गार्डियन की लिस्ट में आते हैं? वो नेचुरल गार्डियन नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट उनके पक्ष में कस्टडी बच्चे की दे सकती। तो क्या हमारे पास में तलाक को लेकर या फिर सेपरेशन को लेकर ऐसे कोई विशिष्ट हमारे पास में प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। एक हमारा गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया 1890 में, वो आज तक चला आ रहा है और उसी के प्रावधान जो हैं उसी अनुसार कोर्ट बच्चे की कल्याण को देखते हुए और ये समझते हुए कि कहाँ पर बच्चे की सुरक्षा और कल्याण ज़्यादा रहेगा, उसके हिसाब से निर्णय करता है। उसमें दिए गए कुछ प्रावधान है कि यदि पैरामाउंट कंसिडरेशन वाला जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, वो कोर्ट अप्लाई करता है, क्योंकि गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ये प्रावधान आया पहली बार जी। उसके बाद जो हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का अपना कानून है, पर्सनल लॉ जिसे कहते हैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, इस्लामिक लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, पारसी लॉ है, इस तरह से बाकी लॉज भी हैं। गोयल जी, जैसे कि आपने बात करी गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट के बारे में, तो क्या हम सभी लोग गार्डियनशिप और वार्ड एक्ट से ही गवर्न है कि या कोई और एक्ट भी है, कोई और प्रावधान भी है जो अप्लाई करता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट सेक्युलर लॉ की परिभाषा में आएगा जी। वो बगैर देखे कि कौन रिलीजन फॉलो कर रहा है, वो सब पे ही अप्लाई करेगा जी। उसके अलावा जो पर्सनल लॉ है उस माता पिता का या बच्चे का, उसको भी अप्लाई किया जाएगा, लेकिन गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट जरूर अप्लाई करेगा।
तो हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से ही गवर्न हैं। जी। अगर कोई भी एप्लीकेशन एक बच्चे की कस्टडी के लिए किसी भी माता या पिता को कोर्ट में डालनी होती है तो ये एक्ट के तहत ही वो बिल्कुल। आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने के लिए कि शुरू में इसमें भी यही प्रावधान था कि नेचुरल गार्डियन केवल पिता होगा और यदि वो ना हो तो माता। इसको 2010 में अमेंड करके अब हमने इस समानता लाए हैं, माता या पिता में से जो भी ज्यादा सक्षम है बच्चे का ख्याल रखने में उसे कस्टडी या गार्डियन घोषित किया जाएगा। तो गोयल जी आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है वो पिता है जो नेचुरल गार्डियन है जी। और पिता की एब्सेंस में जहां पिता नहीं हो सकता है वहां माता जी नेचुरल गार्डियन है एक बच्चे की। जी जी जी, जब कोर्ट ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं ऐसे कौन से कारक हैं जो वो मद्देनजर रखते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के कल्याण के लिए सबसे पहले कोर्ट मद्देनजर रखते हैं? सबसे पहले तो कोर्ट ये देखता है कि जब कस्टडी के लिए माता या पिता कोर्ट में आते हैं जी। तो वो माता अथवा पिता के अधिकार नहीं डिसाइड कर रहे जी। वो डिसाइड कर रही है कोर्ट बच्चे का भविष्य। तो सबसे जरूरी बात है कि बच्चे की इच्छा क्या है, क्या वो माता के पास रहना चाहता, अगर यदि वो कुछ इस आयु का है कि अपना वो निर्णय या अपनी इच्छा व्यक्त कर सके तो पहले तो उसकी इच्छा कहाँ है, दूसरा उसका भविष्य कोर्ट की समझ में कहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, उसके शैक्षिक जो इच्छा है उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी मेडिकल यदि उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी मेडिकल ज़रूरतें हैं कुछ, अगर वो लड़का या लड़की में कई बार देखा जाता है कि नहीं जो बिटिया है वो अप टू अ सर्टेन एज कुछ एक आयु तक माता के पास रहे तो बेहतर है जी। उस आयु के बाद वो पिता के साथ भी अपनी इच्छा अनुसार जा सकती है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए क्या पिता या माता में से किसी की कुछ बुरी आदत तो नहीं है, तो ये बहुत से फैक्टर्स रहते हैं जिसको कोर्ट बहुत एक्चुअली कस्टडी का घोषणा करना या निर्धारण करना कोर्ट के लिए एक बहुत भारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो एक बच्चे का भविष्य तय कर रही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो आम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने से भी बहुत भारी एक जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर आ जाती है क्योंकि इसमें बात है बच्चे के भविष्य को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर, सबसे पहले उसकी सुरक्षा को लेकर। गोयल जी जैसे कि आपने आयु की बात कही तो इसमें आयु जब कोर्ट ये मैटर्स डिसाइड करती हैं तो आयु क्या इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है? हाँ, कुछ एक प्रावधान है जैसे इस्लामिक कानून में ये है कि 7 वर्ष की आयु तक बच्चा नॉर्मली माँ के पास रहेगा और हिंदू लॉ में ये है 5 वर्ष की आयु तक बच्चा नॉर्मली माँ के पास रहेगा। उसके बाद कोर्ट निर्धारण कर सकती है कि बच्चे को पिता के पास रखना सुरक्षित रहेगा, उसके कल्याण में रहेगा कि नहीं। जी, तो आयु का उस तरीके से काफी महत्व रहता है शुरू में, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि कस्टडी में कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट देती है वो फाइनल नहीं है। हमेशा जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती रहती हैं कोर्ट के नए नए ऑर्डर उसमें आ सकते हैं कि अब हमें इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यदि आप समझ लीजिए कि माता या पिता जिसको कस्टडी दी गई है उसकी दोबारा से विवाह नया उसकी जीवन में नए लोग आते हैं, विवाह हो जाता है और बच्चे को उससे मानसिक या किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, बच्चे को कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो उस स्थिति में कोर्ट जो है उस अरेंजमेंट को रिकंसिडर करके चेंज कर सकती है। कस्टडी देने के बाद में भी जी उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। 18 वर्ष की एक व्यक्ति से निकालकर दूसरे व्यक्ति को दे दी जा सकती है जहां कोर्ट ये सुनिश्चित कर ले कि वहां बच्चा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप एकमात्र जो कंसिडरेशन है वो है बच्चे का कल्याण। यदि किसी भी स्टेज पर बच्चे का कल्याण उससे क्षति पहुंच रही है अरेंजमेंट से तो कोर्ट उसे डिसकंटिन्यू कर सकती है। गोयल जी ऐसा देखने में आता है कि जो माएँ होती हैं अक्सर वो जो है वो कस्टडी की लड़ाई जीतती हैं, जो एक चलन है जी। और यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा देखा गया है कि जो फादर हैं वो बहुत ही कम मात्रा में जो है वो सिंगल पेरेंट के जैसे एक्ट करते हैं, जो माताएं हैं उन्हीं के पास में बच्चे की कस्टडी ज़्यादा होने का चलन है। तो क्या भारत में भी यही चलन है और कोर्ट्स का क्या इस बारे में कहना है? देखिए आपकी बात देखा जाए एज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अनुभव के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सही है जी कि हाँ कोर्ट नॉर्मली, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे इस पूरे सिस्टम में हमें एक
देखना पड़ेगा कि कौन इस चीज़ का निर्धारण कर रहा है। एक जज बैठे हैं, वो निर्धारण कर रहे हैं। वो जज बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, माता पिता की बातों को तोलते हैं और उसके निर्धारण करते हैं कि नहीं, माता के पास या पिता के पास रहना चाहिए। जी। आम तौर पे देखा गया है कि हाँ, माता को इस बात की प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि नहीं, इस तरीके से कस्टडी के मैटर को डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये अपनी पूर्व निर्धारित नोशन रख के, प्री कंसीव नोशन रख के कि नहीं, माता के पास ही बच्चे का कल्याण ज़्यादा होगा या पिता के पास ही ज़्यादा होगा। एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से आप इसका निर्धारण कीजिए कि कहाँ पर बच्चे का कल्याण ज़्यादा हो सकता है। आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, किस सब तरीके से कहाँ बच्चे का कल्याण ज़्यादा हो सकता है। तो जो हमारी अदालतों का है वो एक फिक्स्ड नोशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परिस्थितियों के हिसाब से वो चीज बदली जा सकती है। जी बिल्कुल जी। हाँ, ये हो सकता है कि आमतौर पे आपको रिजल्ट ये मिले कि माता को कस्टडी मिल गई, आप 100 में से हो सकता है आपको अनुभव यह आए कि 90 में माता को मिल गई, लेकिन ऐसा कोई कानूनी ना तो ऐसा नोशन है, ना कोर्ट इस तरह का प्रिंसिपल अडॉप्ट करती। ये एक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि ऐसा इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चलन नहीं है? चलन नहीं है, ये चलन नहीं है, और ना ही ये अदालतों की सोच है। नहीं, सोच नहीं है। और सोच यदि हो भी तो ऊपर की अदालत उसको सेट असाइड कर देगी, उसको नहीं मानेगी। लीगली ये सही अप्रोच नहीं है। जी, जो बच्चे की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। जी गोयल जी, जैसे कि हमारे संविधान हमें अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में हमें समानता के बारे में हमारा संविधान बात करता है, पर क्या ये जहां बात आती है बच्चे की हिरासत की, बाल हिरासत की, जहां हम कस्टडी के बारे में बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर लैंगिक असमानता नहीं है? देखिए, है भी और नहीं भी। कानूनी तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी इन कानूनों में गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, इस्लामिक लॉ, सब में पिता को एक थोड़ा ऊपरी अधिकार दिया गया है कि प्राइमरी नेचुरल गार्डियन वो है। क्योंकि उस सोच का कारण ये है कि आप पुराने ज़माने में देखें तो पिता ही पालन पोषण करते थे अपने परिवार में, कमाई का साधन पिता ही लेके आते थे, और इस वजह से बच्चे को कुछ समस्या ना आए शैक्षिक तौर पे या और किसी प्रकार से, तो पिता को ये अधिकार दिया गया कि आपकी सब पहली जिम्मेदारी है बच्चे का ख्याल रखने की। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और समाज में भी कुछ बदलाव आए, आप ये देख सकते हैं अब महिलाओं का जो है, महिलाएं पुरुषों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय में बहुत बदलाव आ चुका है, महिलाएं अब गृहिणी तक नहीं सीमित रह गई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ में आगे बढ़ रही हैं। तो पुरुष भी उतना ही हकदार है एक बच्चे की कस्टडी का जितनी ही उसकी माता है। जी, बहुत से केस इस तरह के हैं जहां पर कोर्टों ने ये कहा है, अदालतों ने ये कहा है कि नहीं, माता का प्रेम एक तरफ है, लेकिन पिता जो है उसकी भी जरूरत बच्चे को है। जी, उसके फॉर्मेटिव ईयर जिसे कहते हैं, उसमें उसको दोनों माँ बाप का प्रेम और पालन पोषण की आवश्यकता है। ऐसा कोर्टों ने, अब तो नया चलन ये है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो जो विजिटेशन राइट भी हैं वो इस तरह के हैं, कॉन्टैक्ट राइट जिसे कहते हैं, कि आप वीडियो कॉल पर हर रोज जिस माता या पिता में से जिसके पास बच्चा फिजिकली नहीं भी है, बच्चे से संपर्क बनाए रखें। जी, हर रोज 1 घंटा या हर हफ्ते में 1 घंटा, इस तरीके से कोर्ट के जो अब ऑर्डर, नए कस्टडी ऑर्डर आ रहे हैं, वो इस प्रकार के भी आ रहे हैं। गोयल जी, जैसे कि आपने अभी बात कहा कि एक ट्रेडिशनल सोच है, क्योंकि जो फादर्स हैं, पिता हैं, जो वो वित्तीय सुरक्षा देने में वो पहले बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो उनका होता था, पर आजकल महिलाएं भी उतना ही वित्तीय योगदान जो है वो अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं, दे सकती हैं। तो ऐसे में माता पिता के लिए कस्टडी के लिए संघर्ष करना एक बिल्कुल ही समान उसमें लेना चाहिए कोर्ट्स को। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए ये सब फैक्टर्स हैं कि वित्तीय किसकी क्षमता ज़्यादा है माता या पिता में से, कौन उसका ख्याल ज़्यादा रख पाएगा, कौन से शहर में, मान लीजिए एक
बहुत अच्छे शहर में माता या पिता में से रह रहे हैं और दूसरे या माता या पिता उतने अच्छे शहर में नहीं रह रहे हैं, जिससे कि बच्चे की शैक्षिक या उसकी एजुकेशनल नीड्स बड़े शहर में शायद ज्यादा फुलफिल, अच्छे स्कूल में जा पाए बच्चा। जी। वो सब फैक्टर्स हैं, ये सब कारक हैं जो योगदान करते हैं एक सक्षम डिसीजन लेने में, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करने में अदालतों के द्वारा। इवेंचुअली अंत में अदालत को सब ये देखना है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए किसके पास बेहतर उसका कल्याण बच्चे का हो पाएगा। तो बच्चे का कल्याण है, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि बच्चे का कल्याण ही सर्वोपरि है अदालतों के लिए भी। गोयल जी, आपने जहाँ नेचुरल गार्डियंस की बात करी, जहाँ आपने बात करी माता के और पिता की कस्टडी जो है वो पहले पिता के पास में एज अ नेचुरल गार्डियन और फिर उनकी एब्सेंस में है वो माता को मिल सकती है जो कस्टडी है, पर जो चलन है जो एक आम तौर पर देखा गया है कि वो माता को ही पहले प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। बच्चे की सुरक्षा, वो अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसकी सुरक्षा माता के साथ में ही बेहतर मानी जाती है। तो अगर जहां ऐसे केसेस हो, ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर माता या पिता दोनों ही एब्सेंट हो या वो सक्षम नहीं है बच्चे का ध्यान रखने में, तो ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जो आगे आकर कस्टडी क्लेम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, आमतौर पर जो चाचा चाची, मामा मामी या आप ये समझ लीजिए दादा दादी, नाना नानी, जी बिल्कुल, ये सब रिश्तेदार ये क्लोज फैमिली में गिने जाएंगे। जी। तो ये पॉसिबल है, और कई बार इस तरह से होता है कि फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध है उनके साथ, तो बच्चा उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है, माता पिता उसका बच्चे का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो उनको भी कस्टडी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस डिग्री तक के रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता दोनों हैं तो भी वो जीवित हैं, सक्षम भी हैं, आर्थिक रूप से शायद सक्षम नहीं है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो दादा या दादी या नाना नानी को भी दिया जा सकता है। क्योंकि आप ये समझिए कस्टडी जो है वो 18 वर्ष की उम्र तक का ही एक सब निर्णय करना है कोर्ट को, और या अगर लड़की है तो जब तक उनका विवाह ना हो जाए। गोयल जी, जहां बात हम करते हैं बच्चे की, आपने जैसे बात कही कि रिश्तेदार भी जो हैं वो भी कस्टडी के हकदार हो सकते हैं, जहां माता या पिता में से कोई सक्षम किसी भी तौर पर नहीं है, तो अडॉप्शन में और कस्टडी में क्या फ़र्क रह जाता है वहाँ जहां बात आती है रिश्तेदारों की कस्टडी? देखिए, अडॉप्शन जो है उसमें सब सक्सेशन लॉज भी अट्रैक्ट हो जाएंगे जी। मतलब आपका इनहेरिटेंस के बाद, मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस पे भी उस बच्चे के अधिकार आ जाएंगे जी, अडॉप्शन करने से जी। लेकिन कस्टडी एक तरह से एक अरेंजमेंट है कि माता पिता तो वही रहेंगे जी, लेकिन पालन पोषण और उनका संरक्षा करने के लिए बच्चे की कुछ समय 18 वर्ष की या कुछ विवाह तक का जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाती जी। क्योंकि बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार को बच्चे की कस्टडी दी जाती है तो वो एक अडॉप्शन जैसे है, हाँ। पर ये बात नहीं, ये गलत अलग है। अडॉप्शन के जो कानून है, प्रावधान है, वो कस्टडी के प्रावधानों से बिल्कुल अलग है, और कस्टडी के प्रावधानों के तहत उन्हें नियमित रूप से उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है और उनमें बदलाव किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कस्टडी एक इवॉल्विंग अरेंजमेंट है, उसे समय समय पर बदला जा सकता है, लेकिन अडॉप्शन एक परमानेंट चीज है। यदि एक बार गोद ले लिया गया तो उसके बाद उसे कोई बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल, प्रावधान जो है वो दोनों के बिल्कुल अलग अलग है। गोयल जी, जहां हमने बात करी नेचुरल गार्डियन की, तो नेचुरल गार्डियन में से माता या पिता जो है, उनमें से अगर किसी का विवाह दोबारा से हो जाता है या तलाक के बाद में माता या पिता रीमैरिज कर लेते हैं, तो रीमैरिज के दौरान कस्टडी के क्या प्रावधान है, वो जो बदल जाते हैं, या कोर्ट उनको किसी और नजरिए से देखता है बच्चे की कस्टडी को? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है जी। आपने जो पूछा ये अब बहुत फ्रीक्वेंटली कोर्ट के सामने ऐसी सिचुएशन आ रही हैं जी। और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट दोबारा से पूरा आंकलन, दोबारा से पूरी एक्सरसाइज करता है कि कहाँ पर बच्चे का कल्याण होने की संभावना है, और उसी बेसिस पर निर्णय देता है। ये अवश्य नहीं है कि सिंपली क्योंकि माता या पिता ने रीमैरिज कर ली तो अब उनका अधिकार खो गया, ऐसा कुछ नहीं है जी। उनका अधिकार वहीं का वहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनके नए पार्टनर हैं या जो उनके नए हस्बैंड या वाइफ हैं, क्या पता उनमें कुछ बुरी आदत हो जिससे बच्चे की सुरक्षा पर असर हो, कुछ दुष्प्रभाव आने की संभावना हो, तो
वो भी एक पूरे हमारे उसी फॉर्मूला में फिट होता है, आंकलन किया उसका जाएगा आंकलन कोर्ट के द्वारा। पूरा जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कुमार वी जहांगीरदार केस में एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि बच्चे की जो सुरक्षा है वो जो पैरामाउंट है, जिसके बारे में हम बार बार बात करते आ रहे हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को वो जजमेंट के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उसमें हाई कोर्ट ने जो बिटिया थी उनकी कस्टडी माता को दी थी जी। और हालांकि हाई कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट में आप कहना चाहते हैं कि फैमिली कोर्ट ने जो दी थी? हाँ जी, उन्होंने माता के फेवर में की, हाई कोर्ट ने उसको पिता के पक्ष में कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पिता का पक्ष ना लेते हुए ये कहा कि क्योंकि बिटिया है और उसकी अभी उम्र इस तरह की है कि उनको अपनी माता के पास रहना ज्यादा उचित रहेगा कुछ समय एटलीस्ट, तो इसलिए उन्होंने उस जो निचली कोर्ट के आदेश को खंडित करते हुए ये कहा कि माता के पास रहना उचित है क्योंकि पिता के परिवार में कोई महिला सदस्य ना होने के कारण से बिटिया के ग्रोथ पर और उसके मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट पर एक नकारात्मक असर आ सकता है। तो ये गोयल जी, जैसे कि बात जहां इस केस के बारे में है, अगर हम पर्टिकुलरली इस केस के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको बहुत मद्देनजर रखते हुए ये फैसला उन्होंने दिया है, क्योंकि वहां जो बच्ची थी जिसकी कस्टडी के लिए बात करी गई थी तो वो एक लड़की थी, एक फीमेल चाइल्ड था। तो क्या आपको लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन, ये रूल्स, ये सब चेंज हो जाते हैं जहां बात आती है एक मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड की? नहीं, ये पर एक वही बात, आंकलन जब कोर्ट अदालत कर रही है तो ये भी एक फैक्टर है कि बच्चे की आयु क्या है, बच्चा लड़का है लड़की है, किसके प्रति उनकी अटैचमेंट ज्यादा है, माता या पिता के प्रति, तो ये और किसके पास उन्होंने अभी तक ज्यादा समय बिताया है। तो इन सब चीजों के कारण से ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ आंकलन करते समय माता और पिता के साथ में बच्चे की सुरक्षा कितनी हो सकती है। जी बिल्कुल, जी, ये भी जो कारक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे की सुरक्षा जो है वो बच्चे के कल्याण में नेचुरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सब अगर बच्चा सुरक्षित होगा तभी उसका कल्याण हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक नए माता पिता का मिलना, उसके लिए सुनिश्चित करना कि जो वो नई जगह जा रहा है वो उसके लिए सुरक्षित है। और एक गर्ल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड में इसमें भी बहुत ही डिफरेंस रहेगा, जहां कोर्ट अपनी कस्टडी के बारे में जब अपनी जजमेंट देंगे कि एक लड़की अगर वो कहीं जा रही है नए माता या नए पिता के साथ में रहने के लिए, उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है वहां पर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनफैक्ट हमारे कानून में ये स्पेसिफिक प्रावधान है कि यदि जो आवेदक, माता या पिता में से जो आवेदक है, यदि उसमें कुछ बुरी आदत है, कुछ उसका रिकॉर्ड साफ नहीं है, तो उसे कस्टडी साफ मना उसी ग्राउंड पे की जा सकती है। जी, उसे कस्टडी के लिए मना किया जा सकता है। गोयल जी, आज के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जहां कस्टडी माता या पिता को दे दी जाती है और एक विजिटेशन राइट्स है, किसी एक पेरेंट को दे दिए जाते हैं और उनका ब्रीच होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स का ब्रीच होता है, ऐसी परिस्थितियों में दूसरे पेरेंट को, माता या पिता को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो यही बहुत आसान तरीका तो ये है, जिस कोर्ट ने ये अरेंजमेंट बनाया है उसी कोर्ट में जाकर कंप्लेंट की जाए, एक एप्लीकेशन दी जाए। जी। नहीं तो कंटेम्प्ट की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी बिल्कुल। तो ये लिया जा सकता है और बहुत एक्सट्रीम केसेस में आजकल देखा जा रहा है कुछ समय से कि हेबियस कॉर्पस की पिटीशन भी, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके पास आर्टिकल 226 और 32 में हिबियस कॉर्पस की रिट इशू करने की भी पावर है। जी, ये रिट के थ्रू कोर्ट उसका संज्ञान ले सकती है। जी, तो ये रिट डाल के और कंटेम्प्ट डाल के जो ब्रीच हुई है, बिल्कुल उसको, या जो अरेंजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कराने की ये सब तरीका जा सकता है। जी गोयल जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, हमारे आज के मेहमान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अंकित गोयल जी के साथ। तलाक के दौरान बच्चे की कस्टडी एक भावुक संघर्ष हो सकता है और हमारी न्यायपालिकाओं के लिए ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि आखिर बच्चा रहे किसके पास।
संघर्ष से निपटने के लिए या उसे कम करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा नियम बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी अदालतों ने ये बार बार दिखाया है कि बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण उनके लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। बच्चों के साथ अदालत के अधिकारियों की नियमित बातचीत और गैर सरकारी संगठनों की मदद एक बेहतर निर्णय लेने के लिए सजग तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने शो में बार बार ये कहा है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कोई भी निर्णय उनके विकास को मद्देनज़र में रखते हुए लें। तो इसीलिए जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा पंत लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।